फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था रोहित सोमवार को शिवजी के मंदिर जरूर जाता था। सुबह जल्दी ही वो मंदिर के लिए निकल गया। मंदिर में पूजा के बाद रोहित निकलने ही वाला था, तभी उसे नजर आया एक चेहरा जिसे देखने के लिए वो कई दिनों से मचल रहा था। वो निकिता थी। रोहित के बुझे हुए चेहरे पर चमक आ गई। उसने खुशी से निकिता की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि उसके कानों में पंडित जी की आवाज़ गूंजी, लो बेटी, अपने पति और बच्चे को भी प्रसाद दे देना। निकिता की बेटी की सुनकर ही उसके कदमों तले जमीन ही नहीं रह गई थी। अब आगे क्या हुआ? तुम आजकल कुछ अजीब से रहने लगे हो। ना ठीक से बात करते हो, ना खाते हो। यहाँ तक कि संडे तुमने पीहू को घर भी नहीं बुलाया। भाभी मुझसे पूछ रही थी तुम्हें क्या हुआ है। मैं तुम्हारे काम में बिजी होने का बहाना बना दिया। कम से कम उनसे तो बात कर लिया करो। प्रिया ने कांच की गोल टेबल पर कॉफ़ी का मग रखते हुए कहा। प्रिया और रोहित इस वक्त एक कॉफ़ी कैफ़े में बैठे थे। वो जो सेल्स गर्ल घर आई थी ना, अरे वही जो पीहू के लिए कुछ क्रीम वगैरह लाई थी। वो कहाँ काम करती है? रोहित ने प्रिया की बात का जवाब ना देते हुए उल्टा उससे सवाल पूछ लिया। ओए ओए होए, क्या बात है? सेल्स गर्ल के बारे में पूछा जा रहा है। सेल्स गर्ल में इंटरेस्ट है या फिर उसके प्रोडक्ट में? प्रिया शरारत भरी मुस्कान के साथ रोहित को चिढ़ाते हुए बोली। तुम बताओ ना यार। नहीं बताती, पहले मुझे बताओ क्या बात है। प्रिया भी थोड़ा सा तुनकने की एक्टिंग करते हुए बोली। वो निकिता थी। रोहित कुछ संकोच के साथ बोला। क्या वो निकिता थी? तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? वो तुम्हारे सामने थी और तुम मुझे अब बता रहे हो? प्रिया टेबल पर हाथ रखकर लगभग खड़ी होते हुए बोली। कैसे बताता और क्या बताता? रोहित की आंखों में एक उदासी तैर गई। क्या मतलब? कैसे हो और क्या? हमारे बीच में इन शब्दों की जगह कब बन गई? प्रिया ने नाराजगी जताई। उसके माथे पर बिंदी थी, मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। वो शादीशुदा है यार, और उसकी एक बेटी भी है। रोहित ने ये शब्द बड़ी मुश्किल से कहे। थोड़ी देर पहले प्रिया के चेहरे पर जो उत्साह दिख रहा था वो ठंडा पड़ गया था। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तुम यहाँ? प्रिया के गले में शब्द फंस से गए थे। वो इससे आगे बोल नहीं पाई, लेकिन उसके कहे बगैर रोहित उसके कुछ शब्दों को समझ चुका था। मैंने तो हमेशा से उसकी खुशी चाही थी और मांगी थी। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर ऐसा है मेरे पागल दीवाने, तो फिर उसका नंबर क्यों मांग रहे हो तुम? प्रिया ने पूछा। वो बस ऐसे ही उसको देखना चाहता था, एक बार जानना था कि वो अपनी ज़िंदगी में असल में खुश तो है ना। रोहित प्रिया से नज़रें चुराते हुए बोला। असल में वो निकिता को एक झलक देखने को बेताब था। जब से रोहित ने निकिता को देखा था वो ठीक से सो नहीं पाया था। हर वक्त उसकी आंखों के सामने निकिता का चेहरा ही घूमता रहता। ओ, ये बात है, प्रिया आंखें घुमाते हुए बोली। प्रिया ने रोहित को निकिता का फ़ोन नंबर ही दे दिया था। वो नंबर देखकर रोहित की आंखों में उभरने वाली चमक को प्रिया ने साफ पहचाना था और उसे थोड़ी सी जलन भी हुई, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। रोहित कई बार उस नंबर को देख चुका था, लेकिन मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नंबर को देखकर ही उसे पहले खुशी होती, फिर मिलाने के ख्याल से अजीब सी बेचैनी होने लगती। काफ़ी समय खुद को समझाया उसने और फिर आखिर बार उसने नंबर मिला ही दिया। हेलो, मैं निकिता स्किन केयर से बोल रही हूँ। आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उधर से निकिता की कोमल सी आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर रोहित के कानों से जैसे वर्षों का सूनापन खत्म हो गया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर निकिता दोबारा बोली। रोहित उसकी आवाज़ सुन रहा था, लेकिन शब्द जैसे उसकी समझ से बाहर थे। इस वक्त तो ऐसी तृप्ति को महसूस कर पा रहा था जैसे किसी भूखे को कई दिनों की भूख के बाद खाना मिला हो, वो भी उसकी पसंद का। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, निकिता ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर की खामोशी के बाद निकिता ने फ़ोन कट कर दिया। रोहित ने भी दोबारा फ़ोन करने की कोशिश नहीं की।
निकिता की शिफ्ट खत्म हो गई थी, वो घर के लिए निकलने ही वाली थी। जब वो कॉल निकिता को आई, निकिता के कई बार पूछने पर भी उधर से जवाब नदारद था। निकिता ने फ़ोन को अजीब नज़रों से देखा, फिर कट कर दिया। ऐसी कॉल के लिए उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल आई। पिछले कई दिनों से उसके चेहरे पर हलचल की कुछ लकीरें उभर आई थी। निकिता पैदल ही अपने घर की तरफ चलने लगी। उसकी आंखों के आगे कुछ चित्तर से चलने लगे थे। वो सफ़ेद साड़ी में लिपटी बूझी आंखों, मुरझाए चेहरे वाली एक लड़की हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके मुरझाए चेहरे में भी कुछ बात थी। भीड़ में भी वो अलग लग रही थी और बुझी बुझी सी आंखों में भी श्रद्धा की चमक अलग ही थी। सफ़ेद कपड़ों में भी उसकी सादगी भरा रूप छुपाए नहीं छुप रहा था, बल्कि और भी निखर रहा था। सोमवार की वजह से मंदिर में भीड़ बाकी दिनों से कुछ ज़्यादा ही थी। सोमवार ही तो ऐसा दिन होता है जब कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहे वर के लिए शिव जी का व्रत रखती हैं। गांव का ये प्राचीन शिव मंदिर देखने में बहुत ही आकर्षक था। बड़े बड़े पत्थरों से बना शिव मंदिर आस्था का केंद्र था। मंदिर के बाहर जैसा कि होता है, कुछ प्रसाद वाले बैठे थे, कुछ फल फूल वाले, तो इक्का दुक्का ज़रूरतमंद लोग भी बैठे थे, इस आस में कि कोई भक्त शायद उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दे, प्रसाद के रूप में, पैसों के रूप में, या फिर किसी कपड़े के रूप में। सफ़ेद साड़ी वाली वो लड़की धीमे कदमों से मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। उसी के साथ स्कूल ड्रेस में एक बेहद सुंदर और चंचल लड़की भी थी। उम्र से अंदाज़ा लगाया जा सकता था 17 या 18 की होगी, और शायद कॉलेज भी कर रही हो या 12वीं में हो। असल में उसकी सूरत से उसकी उम्र का सही सही अंदाज़ा लगाना कठिन था। दीदी जल्दी चलो ना, हमको देर हो रही है कॉलेज जाने को। उस चंचल लड़की ने सफ़ेद साड़ी में लिपटी अपनी दीदी से कहा। चल रही हूँ ना चारू, तुझे कहा था हमने, तू भी उपवास कर ले, भोले बाबा प्रसन्न होकर तुझे सुंदर सा वर दे देंगे। उसकी दीदी बोली, अपना वर तो हम खुद ही खोज लेंगे, रही बात उपवास की तो वो सब तुम रख लेना हमारे लिए, वैसे भी तुम्हें ही बहुत शौक है भूखे रहने का। चारू खिलखिला कर बोली। उसकी हंसी देख उसकी दीदी के सूखे चेहरे पर भी मुस्कान खिंच गई, लेकिन अगले ही पल दर्द से उसका दिल चीख उठा, जिसकी आवाज़ इस भीड़ में भी कोई नहीं सुन सका। क्या बताती अपनी बहन को क्यों उसने सप्ताह में 3 दिन उपवास रखना शुरू कर दिया था। थक चुकी थी वो ताने सुन सुनकर। विधवा होकर भी जबान चटोरी हुई जा रही है। पति को खा गई, फिर भी खाने का स्वाद कम नहीं हुआ। पति के नाम पर एक बखत का अन्न भी नहीं त्याग होता इससे। इनसे भी कड़वा लगता है उसे माँ का ताना। ससुराल वालों ने इसे रखा नहीं, वरना पति के मरने के बाद भी ये हमारी नाक कटवा देती, वहाँ भी ऐसे ही ठूसती अभागी। ठीक ही किया जो उन्होंने इसे नहीं रखा। यही सब याद करके उसकी आंखें डबडबा आई और सामने धुंधला दिखने लगा। वो लड़खड़ाई तो चारू ने उसे संभाला। दीदी संभल के, इसलिए कहते हैं ये उपवास वगैरह ना कम किया करो। चारू ने दीदी की बाह पकड़ उसे थाम लिया। निकिता चलती जा रही थी, वर्तमान से बेखबर, अतीत में खोई हुई सी। तभी उसे जोर से झटका लगा। किसी ने उसे खींचकर एक तरफ किया था। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? एक सजीले इंसान ने निकिता को गाड़ी के आगे आने से बचाते हुए कहा। वो मैं, तुम यहाँ कैसे? निकिता ने उल्टा उस इंसान से ही सवाल कर लिया। सूरज नाम का ये इंसान लगभग निकिता से 2-3 साल बड़ा था। शरीर में थोड़ा हेल्दी, गाल भी भरे भरे, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और हंसमुख स्वभाव का सूरज इस वक्त निकिता के लिए फिक्रमंद लग रहा था। मैं बच्चों को लेकर आया था, मुझे लगा तुम्हें देर होगी, इसलिए उनका दिल बहलाने के लिए रेस्टोरेंट में ले आया। सूरज ने सड़क के दूसरी तरफ बने फैमिली टाइम नाम के रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। चलो तुम भी कुछ खा लो, अब साथ ही घर चलेंगे। सूरज निकिता का हाथ पकड़ते हुए बोला। निकिता भी उसके साथ चल दी। इनसे कुछ दूरी पर खड़े रोहित ने ये देखा तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। असल में वो काफ़ी देर से निकिता का पीछा कर रहा था। रोहित ने कॉफ़ी कैफ़े से ही निकिता को फ़ोन मिलाया था।
निकिता से बात होने के बाद वो कैफ़े में ही लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा था। कुछ देर बाद जैसे ही वो कैफ़े से बाहर आया, उसकी नज़र पैदल जाती निकिता पर पड़ी। निकिता को देख वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे कुछ दूरी बनाकर चलने लगा। एक गाड़ी से निकिता टकराने ही वाली थी। ये देख रोहित दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ कोई और पहुँच चुका था। ये देख रोहित के कदम रुक गए और अब वो फिर से चुपचाप निकिता के पीछे उसी रेस्टोरेंट में पहुँच गया जहाँ सूरज निकिता को लाया था। सूरज और निकिता रेस्टोरेंट में आकर उस टेबल की तरफ बढ़ गए जहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। लड़की की उम्र करीब 5-6 साल रही होगी और लड़का करीब 3 साल का था। निकिता को देखते ही लड़की जोर से चिल्लाई, मम्मा आ गई, और दौड़ती हुई निकिता के पास आ गई। निकिता से लिपट कर उसने अपना प्यार जताया। निकिता ने भी नीचे झुककर उसके गालों पर प्यारी सी पप्पी दे दी। मुझे तो भूल ही गए आप। गोल मटोल सा वो लड़का भी निकिता के करीब आ गया और हाथ बांधकर अपनी नाराज़गी जताने लगा। अरे आपको भला कोई कैसे भूल सकता है, इतने प्यारे हो आप। गोलू को गोदी में उठाकर निकिता बोली। दूर बैठा रोहित ये सब देख रहा था। अपने दिल में उसे कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था ये कैसी भावनाएं हैं जिन्हें वो इस वक्त महसूस कर रहा है। दिन निकल रहे थे, लेकिन रोहित के लिए तो जैसे ठहर गए थे। वो हर वक्त उसी रास्ते से निकलता जिससे निकिता जाती, लेकिन उसके सामने ना आकर कुछ दूरी बनाकर चलता रहता। इसी तरह उसने निकिता के काम की जगह और घर का पता भी कर लिया था। रोहित का उसका पीछा करना और निकिता का अनजान बनना। निकिता ने कई बार रास्ता बदलकर उसे भटकाने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। वो रोज वाले रास्ते से ना होकर थोड़े लंबे रास्ते से निकलने लगी। फिर जब उसे लगा रोहित इस तरह नहीं मानेगा, तब उसने खुद को व्यस्त और खुश दिखाने की कोशिश यहाँ तक की कि ये वाली नौकरी भी उसने छोड़ दी। उसके लिए सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन रोहित से पीछा छुड़ाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। तब वो कहाँ जानती थी रोहित से इतनी आसानी से पीछा छूटने वाला नहीं है। कई बार निकिता ने सोचा भी वो सीधे सीधे रोहित से बात कर ले, लेकिन जाने क्या सोच कर रह जाती। रोहित का इस तरह उसका पीछा करना उसे अंदर तक डरा जाता था। अपने अंदर दबे जज्बात उसे मचलते से महसूस होते, फिर भी खुद को मजबूत करके वो रोहित को नज़रअंदाज करती। लेकिन इतना आसान भी कहाँ था उसे नज़रअंदाज करना। घर से निकलते ही निकिता को रोहित के होने का एहसास होता और वो इस एहसास को चेहरे पर लाए बगैर अपने काम में खुद को व्यस्त दिखाती। निकिता ने सोचा आखिर कब तक रोहित उसका पीछा करेगा। एक दिन थक हार कर वो ये सब करना छोड़ देगा। इसी उम्मीद में निकिता उसे नज़रअंदाज करती जाती, लेकिन रोहित भी अपनी जिद का पक्का था। वो उसी खामोशी से छुपता छुपाता निकिता का पीछा करता रहता। रोहित ने कई बार चाहा वो निकिता के सामने जाकर उससे बात करे और हिम्मत करके कई बार उसके कदमों में तेजी भी आई, लेकिन फिर उसे ख्याल आता सामने जाकर वो निकिता से क्या बात करेगा। ये सवाल इतनी ज़ोर से उसके दिमाग में गूंजता और इसका जवाब तलाश करने की कोशिश में वो निकिता से दूर हो जाता। इसी सवाल से कई दिनों तक उलझने के बाद उसने सोचा निकिता का हालचाल ही पूछ लेगा, लेकिन अगर निकिता ने जवाब नहीं दिया तो, या कुछ और ही कह दिया, तब उसकी आंखों के सामने निकिता का सवालों भरा चेहरा घूम जाता। तब वो खुद को बहुत बेबस महसूस करता। निकिता के सवालों के जवाब कहाँ थे उसके पास। होते तो ऐसे सवालों की वजह को ही ख़त्म कर देता वो। अपने ही सवालों में उलझा रोहित निकिता के सामने जाने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। जिंदगी दोनों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी ये दोनों तब भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते। रोहित निकिता की शादीशुदा खुशहाल जिंदगी से खुश था, हालांकि थोड़ी सी जलन की भावना भी उसमें मिली हुई थी जो उसे पूरी तरह खुश भी नहीं होने देती थी। इधर निकिता भी रोहित की ज़िंदगी से छेड़खानी नहीं करना चाहती थी। ये भी सच था रोहित को लेकर उसके मन में कई सवाल थे।
दोनों अपनी अपनी समझ से जिंदगी जिए जा रहे थे, बगैर ये जाने जिसके बगैर उनका दिल धड़कते हुए भी जीना छोड़ दे उसने उसे क्यों छोड़ दिया। ये सवाल खुद से करते कभी तो शायद समझते। इसमें पूरी तरह उनका दोष भी नहीं था। समय के फेर में फंसे हुए वो दोनों खुद में ही उलझ चुके थे। अपने ख्याल और दूसरे की खुशी की चाहत दोनों को एक ही राह पर चला रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे। कुछ दिन निकिता का पीछा करने के बाद एक दिन अचानक ही रोहित को एहसास हुआ कि वो किस हक से निकिता का पीछा कर रहा है या उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। उस दिन अगर उसने थोड़ी हिम्मत और समझदारी से काम लिया होता तो आज निकिता उसके साथ होती। जिंदगी और निकिता दोनों उसके लिए अजनबी न होते। इस एक सोच ने रोहित के दिल में उठते तूफान को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। अपनी बेचैनी और बेताबी को दबाकर रोहित ने निकिता को उसकी ज़िंदगी जीने देने का और उसमें दखल न करने का फैसला ले लिया। ये फैसला उसके लिए बेहद मुश्किल था, फिर भी सिर्फ निकिता की खुशी के लिए उसने ये फैसला लिया। निकिता उसका प्यार थी, उसके जीने की उम्मीद थी। इस उम्मीद को वो याद की दुल्हन बनाकर दिल के कोने में ही सजाकर रखने वाला था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।